मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम आप देखते हैं। पहला है जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। कहने का तात्पर्य क्या है? वर्गीकरण तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अगर वर्गीकरण में पहली बार वैज्ञानिक विधि से वर्गीकरण अगर किया गया तो वो अरस्तु के द्वारा किया गया। और अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में किया क्या था? अरस्तु ने सरल आकारकीय लक्षणों के आधार पर पादपों को वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया था। इनका जो वर्गीकरण था वो सरल आकारकीय लक्षण, वो देखने में कैसे हैं, कितने बड़े हैं, उसके आधार पर पौधों को वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में विभाजित किया था। और जो प्राणियों का वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, प्राणियों का या इसी को कहते हो जंतुओं का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया था। और ये जो जंतुओं का वर्गीकरण किया कि किस जंतु में लाल रुधिर है और किस जंतु में लाल रुधिर नहीं है, तो इन्होंने लाल रक्त वालों को इनैमा कहा, जबकि लाल रक्त विहीन को
एनेमा का और एक पॉइंट देखेंगे, अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक लिखी, जो जंतु विज्ञान की प्रथम पुस्तक है। जंतु विज्ञान पर पहली बार कोई पुस्तक है तो उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि जीव विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है, मुख्यतः वर्गीकरण की 3 पद्धतियां हैं। पहला है आर्टिफिशियल, जिसको कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। दूसरा है नेचुरल, जिसको कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। और तीसरा है फाइलोजेनिक, जिसको कहते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। ये 3 तरीके हैं वर्गीकरण के। तो पहला हम लोग अब पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। ये जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, इसमें पहला पॉइंट है कि प्राचीन समय में वर्गीकरण में आकारिकीय लक्षणों का उपयोग किया जाता था। उनका आकार कैसा है ये देखा जाता था और एक जैसे आकार वालों को एक ग्रुप में रख देते थे और उनका स्वभाव कैसा है या रंग कैसा है, पत्तियों का आकार क्या है या पत्तियों की संख्या क्या है, इस आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता था। या एक और है नर जननांगों की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण प्राचीन काल में या इस विधि में किया गया है। और ये जो विधा थी नर जननांगों की संख्या के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण, ये प्रतिपादित किया था लिनियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला पॉइंट है, और ये चाहे नर जननांगों की संख्या पर आधारित हो, पत्तियों के आकार पर आधारित हो या पत्तियों की संख्या पर आधारित हो या पौधों के स्वभाव पर आधारित हो, इन सारे वर्गीकरण पद्धतियों को
इन सब को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अगला पॉइंट है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति लिनियस द्वारा दी गई जिसमें पुंकेसरों की संख्या अंडकों की संख्या को आधार बनाया गया। ये लिनियस ने जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति अपनाया, इसमें उन्होंने पुंकेसरों की संख्या अगर 1 है तो मोनेंड्रिया, 2 है तो डायनेंड्रिया, ट्राइटेंड्रिया ऐसे नाम दिए हैं। और अगला पॉइंट है ये वर्गीकरण पद्धति लिनियस की पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम (1737) में छपा। इसे वर्गीकरण की लैंगिक व्यवस्था भी कहते हैं। मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक लक्षण है, इनके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था। अगला पॉइंट है लिनियस ने अपने वर्गीकरण में कुछ पुष्पी लक्षणों को आधार बनाया था। अभी हमने आपको बताया पुष्पी लक्षण, जैसे दल विन्यास कैसा है, पुंकेसरों की संख्या कैसी है, या अंडकों की संख्या कैसी है। और इस आधार पर लिनियस का जो वर्गीकरण हुआ था, लिनियस ने पौधों को चौबीस वर्गों में बांटा था। जिसमें 23 वर्ग जिसको हम क्लास कहते हैं, 23 क्लास, 23 वर्ग पुष्पी पादपों
जिनको हम फेनरो गेम्स भी कहते हैं, फेनरो गेम्स, तथा 24वां वर्ग अपुष्पी, जिनमें पुष्प ना होता हो ऐसे पौधे, अपुष्पी, इनको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं, में बांटा था। इसके बाद आता है नंबर 2 पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण का पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक पद्धति में प्राकृतिक गुणों पर आधारित है। ये बाह्य लक्षणों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इनमें आंतरिक लक्षण को भी आधार बनाया गया है। जैसे आंतरिक संरचना, भ्रूण का विकास, और पादप रसायन, इन आधार पर भी इसमें वर्गीकरण किया गया है। अभी आपने जो कृत्रिम की बात की थी उसमें कहा था कि मॉर्फोलॉजिकल, बाह्य आकार में जैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, इस आधार पर समूहों में बांट दिया गया था। लेकिन जो प्राकृतिक पद्धति है, प्राकृतिक में प्राकृतिक गुणों पर ही नहीं है, बाह्य लक्षणों पर ही नहीं है, इसमें आंतरिक लक्षण को भी आधार बनाया गया है। जैसे कि उस की आंतरिक संरचना क्या है, उसके भ्रूण का विकास कैसे होता है, या उसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है जॉर्ज बेंथम और जी.डी. हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक लिखी, जो 3 भागों में
प्रकाशित हुई है। ये जो जॉर्ज बेंथम और जीडी हुकर है, इन्होंने पुस्तक लिखी जेनरा प्लांटेरम, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। और भारत के जितने भी बड़े बड़े हर्बेरियम हैं, जिसको पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि जिनको संग्रह किया जाता है हर्बेरियम सीट पर, वो इसी पर आधारित हैं। इनकी पद्धति पर ही भारत के बड़े बड़े हर्बेरिया, वो चाहे देहरादून का हो, चाहे कोलकाता का हो, और चाहे लखनऊ का, आधारित हैं। ये जो पद्धति वह प्राकृतिक है, इस पद्धति को बेंथम और हुकर की जो किताब है उसी के आधार पर लिखी गई है या बनाया गया है। और इस पद्धति पर ही भारत के बड़े बड़े हर्बेरिया, वो चाहे देहरादून का हो, कोलकाता का हो या लखनऊ का हो, वो आधारित है। अगला पॉइंट है, ये जो पुस्तक है, इन्होंने 97,205 जाति के पौधों को 202 गणों, जिसको ऑर्डर कहते हैं, में विभाजित किया तथा इन्हें कोहर्ट्स कहा, जो वर्तमान में कुल के रूप में जाना जाता है, फैमिली कुल के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण की तीसरी पद्धति है, जिसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कहेंगे जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। इसमें जो भी पॉइंट है उनको देखेंगे। पहला है, ये है विकासीय, विकास कैसे हुआ है, एक पौधे से या दूसरे पौधे से उनका किस रूप में विकास हुआ है, विकासीय संबंधों पर आधारित है। ये जो जातवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति है, इस पर इसका जो आधार है वो उनके ओरिजिन कैसे हुई है, उसके बाद विकास कैसा हुआ, इसके अनुसार एक टैक्सा में
रखे जाने वाले जीवों की उत्पत्ति एक जैसे पूर्वज से हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जात वृत्तीय क्या है? कहते हैं कि इसके अनुसार एक टैक्सा, एक कोई भी इकाई हो, उसमें रखे जाने वाले जीवों की उत्पत्ति एक जैसे पूर्वज से हुई है। और एंगलर और फ्रेंटल, एंगलर और फ्रेंटल ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया, शुरुआत की। अगला पॉइंट है, जब वर्गीकरण में विकासीय और आनुवंशिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो इसके लिए क्लेडिस्टिक्स शब्द का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने की बात है कि अगर किसी भी वर्गीकरण में उसके विकासीय लक्षण को ध्यान में रखा जाए और उसका आनुवंशिक संबंध कैसा है, इन दोनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, तो इसके लिए क्लेडिस्टिक्स शब्द का प्रयोग होता है। और अगला पॉइंट है, हचिंसन ने, वैज्ञानिक का नाम है, जात वृत्तीय वर्गीकरण को अपनी पुस्तक फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अपनाया। और इसकी दो वॉल्यूम थी। ये जो पुस्तक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लिखी गई है हचिंसन के द्वारा, और इसके दो भाग हैं। और इसमें हचिंसन ने जात वृत्तीय वर्गीकरण को अपनाया है। एक पॉइंट और देखेंगे, हचिंसन ने आवृत्त बीजी जिनके बीज ढके हुए हो पौधों को 411 कुलों में बांटा है। अगला पॉइंट है,
वर्तमान में वर्गीकरण के लिए सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, ये जो सिस्टमेटिक्स शब्द है ये सिस्टेमा से बना है और आपको याद होगा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिनियस ने लिखी थी। और ये जो सिस्टमेटिक्स है, सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग लिनियस ने ही किया। अगला पॉइंट है, न्यू सिस्टमेटिक्स शब्द का प्रयोग जूलियन हक्सले ने किया। अगला पॉइंट है, न्यू सिस्टमेटिक्स को बायोसिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। और एक पॉइंट और है कि जो जूलियन हक्सले हैं, जूलियन हक्सले को न्यू सिस्टमेटिक्स या बायो सिस्टमेटिक्स या न्यू टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। मित्रों, ये आज का जो वीडियो था ये आपको सूचना प्रदान करने वाला वीडियो है। इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनको परीक्षा में 1 नंबर की दृष्टि से पूछा जाता है। इस वीडियो को आपको याद ही करना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।